तो जब ये सेनेट इलेक्शन के ऊपर अब ये आ रहा था, हमने पार्लियामेंट में अपना बिल भी पेश किया कि ओपन बैलेट होना चाहिए। हमने फिर जब देखा कि नहीं हो रहा, तो बाकी पार्टी जो कि कह रहे थे कि ओपन बैलेट होना चाहिए, जब उन्होंने हमारी हिमायत नहीं की तो हम सुप्रीम कोर्ट पे गए। सुप्रीम कोर्ट पर उस केस के अंदर जजेस साहिबान ने बार बार पूछा कि पैसा चलता है, और उसके दौरान एक वीडियो निकलाई जो 2018 में सेनेट इलेक्शन में एमपीज पैसे ले रहे थे, वो वीडियो पे निकलाई, यानी किसी को कोई शक नहीं था। फिर जब ये अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इसकी बातचीत चल रही थी, तो इलेक्शन कमीशन ने ओपन बैलेट के खिलाफ थे, और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा कि आपकी जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की। और वो सारी पार्टीज, एक पीडीएम की पार्टी, सब इकट्ठी हो गई, सबने इकट्ठे हो गए कहा कि नहीं सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए, जबकि माजी में ये खुद कहते हैं कि ओपन बैलेट होनी चाहिए। अब मैं अब सबसे ये सवाल पूछता हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि क्या वजह थी कि पार्टीज पहले चाहती थी कि सीक्रेट ओपन बैलेट होनी चाहिए, अब क्यों ये सारों ने जोर लगाया कि सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए, ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये आइन के खिलाफ है। तो पहले ये आइन के खिलाफ नहीं थी जब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया था, इन्होंने सेनेट के अंदर ये बिल निकाला हुआ था, ये एक फोरम के अंदर इन्होंने तब भी कहा हुआ था कि ओपन बैलेट होनी चाहिए। तो मैं आज अपनी कौम के सामने ये रखता हूँ कि क्या हुआ, ये आपने समझना है। हुआ ये कि ये जब से हमारी हुकूमत आई है, सबसे इनको जितने भी ये पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर करप्ट लोग थे और इनके लीडर्स, इन सबको खौफ हो गया कि क्योंकि ये इमरान खान ने अपनी पूरी करप्शन के ऊपर कैंपेन की हुई है, अब ये कहीं हमारे करप्शन के केसेस के ऊपर आगे ना बढ़े। और ये मैं आपको याद करा दूं कि करप्शन के केसेस तो पुराने हैं, ये करप्शन हमने नहीं केसेस बनाए, ये इनके दौर के केसेस बने हुए हैं। हमारे दौर में तो सिर्फ 5% भी केसेस नहीं होंगे, सारे पुराने थे। तो ये तब से सब इकट्ठे हो गए। और मैंने पहले दिन भी जब मैं गवर्नमेंट में आया, मैंने पहले दिन का अपने पहले खिताब पे कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब जमहूरियत के नाम पे शोर मचाएंगे, एपीडीएम, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये जमहूरियत के नाम पे सब सारे एक ही इनका इंटरेस्ट होगा कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर डालो कि मैं हाथ खड़े करके कहूं, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने किया था, इनको एनआरओ दे दूं, उनके करप्शन के केसेस खत्म कर दें। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले कोशिश की ब्लैकमेल करने से, पहले दिन से कि इलेक्शन खराब है, फिर उन्होंने उसके ऊपर कोरोना के ऊपर पूरी कोशिश की। फिर जब फैटफ का बिल आया था, आपने समझ लिया फैटफ का बिल क्या था। फैटफ का बिल ये था कि इनके दौर में हमें एक इंटरनेशनल जो एक इदारा है फैटफ, उसके अंदर हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ग्रे लिस्ट का मतलब ये है कि अगर आप जो वो फैटफ कहती है अगर वो आप नहीं करते तो वो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ब्लैक लिस्ट का क्या मतलब है, मुल्क के ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। सैंक्शंस का क्या मतलब है, आपको सिर्फ मैं आसान जुबान में समझा दूं। उसका मतलब ये है कि जो वो सैंक्शन लगेगी, हमारा रुपया गिरना शुरू होगा, और हमारा रुपया कितना गिरता है ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन जब रुपया गिरता है आप समझ जाए कि उस वक्त महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि सारी चीज जब रुपया गिरता है, जो चीज आप बाहर से मंगाते हैं महंगी हो जाती है, जिसके अंदर तेल है, बिजली है, क्योंकि बिजली भी तेल के ऊपर आधी बनती है, फिर डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिर दालें हैं वो 70% बाहर से, फिर घी बाहर से आता है, फिर गंदम भी हमें बाहर से मंगवानी पड़ी। तो जो भी चीज बाहर से आती है, ट्रांसपोर्ट, तेल, सब महंगी हो जाती है। तो अगर फैटफ की ब्लैक लिस्ट में आते हैं तो यहाँ लोगों को या तो गुर्बत फैली है। तो हम फैटफ के लिए जो कानून निकालना चाहते थे, जो फैटफ ने हमें कहा कानून निकालना था फैटफ का, इन सब ने मिलके एक हमारे पास एक एनआरओ का एक
दे दिया कि जी ये नैब के ये चेंजेस करें, मतलब कि नैब को खत्म कर दे, तब हम फेडरल का बिल साइन करेंगे। नैब का उससे क्या ताल्लुक है? सिर्फ और सिर्फ कहने की कोशिश, इनका वन पॉइंट एजेंडा है। किसी तरह मुझे प्रेशर करते कि मैं किसी तरह ब्लैकमेल करे इनको हिला दे। अब आप समझेंगे इन्होंने क्यों ये जो पहले कह रहे थे, सब कह रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है और ओपन बैलेट होनी चाहिए, और अब क्यों सब इकट्ठे हो गए? सुप्रीम कोर्ट में जाके सबने इकट्ठे जोर जोर से कहा कि नहीं जी हमें सीक्रेट बैलेट चाहिए, खुफिया बैलेट चाहिए। उसकी वजह ये थी, इन्होंने ये प्लान किया कि ये जो हमारा इलेक्शन था हफीज शेख का और यूसुफ रजा गिलानी का, इसमें इन्होंने पूरा पैसा चलाना था। पूरी कोशिश करनी थी कि हमारे मेंबर्स तोड़ें, उनको पैसे देके अपने साथ बनाए, और किसी तरह वो इलेक्शन जब वो हफीज शेख ने हारना था, उससे क्या सामने आना था कि जी इमरान खान की पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी खत्म होगी। और मेजॉरिटी खत्म, हालांकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन जब ये एक दफा आ जाए कि इमरान खान के मेंबर उधर जा सकते हैं और इनके मेंबर ज्यादा हो गए हैं, यानी हमारे मेंबर इनके साथ चले गए, इसका मतलब कि अगला स्टेप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। तो असल मकसद ये था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तलवार मेरे ऊपर लटकाएं, मुझे ब्लैकमेल करें कि मैं किसी तरह को अब मैं बताता हूँ कि आगे मैंने क्या कदम दिए, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा अपनी कौम को, क्योंकि मैं ये जरूरी है आप में से कई नौजवान, हमारी नौजवान आबादी को पता नहीं है कि मेरी ये अब 25 साल हो गए, स्ट्रगल है क्या, क्यों? देखिए इमरान खान वो वाहिद पॉलिटिशियन जिसके पास सब कुछ था पॉलिटिक्स में आने से पहले। मैं वो आदमी हूँ जिसको शायद सबसे ज्यादा शोहरत थी, जितना पैसे थे मेरी जिंदगी के लिए बहुत है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी जब मैं पॉलिटिक्स में आया। मैं हम वो पहली जनरेशन जो पहली, मेरे वालिद मेरी वालदा एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। मैं पहला पाकिस्तानी जनरेशन था जो आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ था, और हमें अपने मुल्क पे बड़ा फख्र था। जैसे हमारा मुल्क उठता जा रहा था, आज से 50 साल पहले, 55 साल पहले पाकिस्तान की मिसाल दी जाती दुनिया में, हमें फख्र होता था। पाकिस्तान का दुनिया के अंदर एक रुतबा था। हमारा जब यहाँ से प्रेसिडेंट बाहर गया तो उसको एयरपोर्ट पे अमेरिकन प्रेसिडेंट मिलने आया। ये और भी छोड़े, यानी हमारी हर तरह एक मुल्क में एक खूब था, ऊपर जा रहे थे हम। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना मुल्क नीचे आते देखा, और जो 1985 के बाद मुल्क की तबाही मची, जब से करप्शन ये आसमानों पे गई, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुआ था, आपको मौका मिले तो वो जरूर पढ़े, क्योंकि वो एक ऐसा जैसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं, जिसके बाद हमारी तकदीर बदली, जिसके बाद करप्शन बढ़नी शुरू हुई पाकिस्तान में, जिस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर पैसा चलना शुरू हुआ। ये याद रखे 1985 था वो। तो हम देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता पैसा इक़्तिदार में क्यों आने लगी, बिजनेस चलाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो फैक्ट्रियां बननी शुरू हो गई, प्राइम मिनिस्टर बना है तो बिजनेसमैन बनना, 7 वजीरों ने पैसा बनाना शुरू कर दिया। 85 के बाद हमारा मुल्क जाना शुरू हो गया। बट उससे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर मैं आपको फर्क बताऊं, मैं जब क्रिकेट खेल के हिंदुस्तान से पाकिस्तान आता था तो लगता था गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गया, और आहिस्ता 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 हमने चेंज देखा। यार मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया था, और मेरा मकसद क्या था? देखिए मैंने बहुत अपना वक्त बाहर की दुनिया में गुजारा है। मैंने मगरबी ममालिक देखे, मैंने इंग्लैंड के अंदर उनके सारे सिस्टम्स देखे। फर्क क्या है? क्या वजह है कि एक मुल्क ऊपर चला जाता है और दूसरा मुल्क सारे वसाइल के बावजूद नीचे आ जाता है? वो है लफ्ज़ इंसाफ, कानून की बालादस्ती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत की बुनियाद किस चीज पे रखी थी?
अदल और इंसाफ पे। उन्होंने जब कहा था, और वो अच्छा ये है क्या इंसाफ, कानून की बालादस्ती का मतलब क्या है, मैं चाहता हूँ सब नौजवान आप सब समझे। कानून की बालादस्ती का मतलब ये होता है कि ताकतवर और कमजोर एक ही बराबर हो, कानून उनसे एक तरह करे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी ताकतवर बात, जो ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा कानून, वो कौमें तबाह हो जाती। जो जब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कहने का मतलब ये है कि कानून यानी इंसाफ वो होता है जो ताकतवर को कानून के नीचे लेके आता है। अब यहाँ क्या हो रहा था, जो ताकतवर उसके लिए सारा एक कानून, वो चोरी कर रहा है, वो पैसे बना रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो प्लॉटों के ऊपर कब्जे कर रहे हैं, वो सरकारी उनको कोई पकड़ नहीं रहा था। बेचारे गरीब लोग जेलों में भरे हुए थे। मैंने भी जब जनरल मुशर्रफ के दौर में कोई 8-9 दिन जेल में गुजारे, वहां सिर्फ गरीब लोग आपको नजर आते हैं, लगता है सिर्फ गरीब ही चोरी करता है। देखिए ये आपको आज मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी स्ट्रगल है क्या। दो चीजें होती हैं, जब ताकतवर को एक मुल्क का कानून उसको पकड़ता नहीं है, जब वो कोई जुर्म करता है तो वो मुल्क अपनी तबाही की तरफ चला जाता है, जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। वो क्यों चला जाता, मैं ये भी आपको समझाता हूँ। लेकिन छोटे चोरी करते हैं, गरीब आदमी चोरी करता है, पटवारी चोरी करता है, थानेदार को पैसे बनाते, तंग होते हैं लोग। लेकिन जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर चोरी करता है तो वो एक मुल्क को मकरूज करके रख देता है। वो कैसे करता है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, सारे जितने मेरे जेल में चोर भरे हुए हैं, इनकी सारी चोरियां इकट्ठी भी कर दो तो कितने की बन जाएगी, 2, 3, 4 अरब, 5 अरब, 6 अरब। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं एक प्रोजेक्ट के अंदर मैं अरबों रुपया बना सकता हूं। कैसे, मैं पावर प्रोजेक्ट लगाऊं, और यहां हुआ ऐसे, पावर प्रोजेक्ट लगाता हूं 100 अरब का, वो होता है उसकी कीमत 100 अरब, मैं उसे कहता हूं 130 अरब कर दो, 30 अरब सीधे मेरे बाहरी मुल्क से बाहर ही चले जाते हैं, मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। अब वो जो 30 अरब, सबसे पहले तो सारे मुल्क के चोर मिला के भी 30 अरब चोरी नहीं करते। वो जो जेलों में बेचारे हैं, मुश्किलों में, कोई बेरोजगार है, कोई 100 मसले होते हैं आम आदमी के, कई तो होते भी चोर हैं, लेकिन कई बेचारे मजबूर भी होते हैं, वो तो जेलों में है। सीधा बैठ के 30 अरब एक डील में मैं बना सकता हूँ। और अच्छा, उसकी कीमत कौन अदा करता है, आप अदा करते हैं। वो कैसे अदा करते हैं कि जो 130 अरब का जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसका जो बिजली की कीमत है वो ऊपर चली जाती है। आप अगर कहीं पता चलवाएं कि कोई प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में लगे हुए हैं वो कितने पे लगे हैं, और जो वही प्रोजेक्ट बाहर की बिजली के लगे उनकी कितनी कीमत है, तो उसकी कौन कीमत अदा करता है, कौम अदा करती है, कौम मकरूज हो जाती है। सारी तीसरी जिनको कहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड, गरीब मुल्क, आप सारी एक मुल्क का आपको बता सकता हूं उनकी गुर्बत का सबब क्या है। वहां उनके भी प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, प्रेसिडेंट बैठे हैं, वजीर बैठे हैं, वो भी मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, फिर उनको मजबूरी बाहर भिजवाना पड़ता है क्योंकि मुल्क में नजर आ जाएगा ना पैसा, इसलिए वो फिर बाहर, ये जिस तरह ये चीनी वाला और ये पापड़ वाला, इनके नाम पे बाहर इसलिए भिजवाने पड़ते हैं कि पकड़े ना जाए। अब जब वो पैसा बाहर जाता है वो दूसरा मुल्क को नुकसान हो जाता है। आपको पता है एक यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है, मैं ये चाहता हूं कि आप पूरा समझें कि इस मुल्क से ये थोड़े से जो मिलके ये जो बड़े बड़े मुजरिम कर क्या रहे हैं आपके मुल्क से, ये हमारे मुल्क में नहीं सिर्फ हो रहा, ये गरीब मुल्कों में सब में यही कहानी है। जो एक इदारा है उसको कहते हैं फैक्टाइल, ये यूनाइटेड नेशंस का इदारा है। ये क्या करता है, ये पूरी तरह रिसर्च करता है कि गरीब मुल्कों से पैसा अमीर मुल्कों में कितना पैसा जाता है, या ऑफशोर अकाउंट्स में कितना जाता है, या बड़े बड़े लंदन और न्यूयॉर्क में बड़े बड़े गरीब मुल्कों से लोग जो घर खरीदते हैं, वो उसकी सर्वे करता है। उसके मुताबिक हर साल
1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में जाता है, ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। ये फैक्ट आई की रिपोर्ट है। आपको पता है हमारा सारा 22 करोड़ लोगों का बजट कितना है? मुश्किल से 60 अरब है। हम 22 करोड़ लोग जो है, हमारा सारा बजट 60 अरब है। तो 1000 अरब गरीब मुल्कों से जाता है। एक 10 साल पहले रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान से 10 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग होकर मुल्क से बाहर जाता है। तो ये हो क्या रहा है? गरीब मुल्कों से पैसा जा रहा है अमीर मुल्कों में, गरीब मुल्क गरीब होते जा रहे हैं, गरीब मुल्कों और अमीर मुल्कों में फासले बढ़ते जा रहे हैं। गरीब मुल्क जो पैसा उनका उधर खर्च हो ताकि रोजगार मिले, तो स्कूलों में चले या वहां उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो पैसा मुल्क से बाहर चला जाता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर और वजीर जब करप्शन करते हैं, वो मुल्क को मफलूज कर देते हैं, कर्जे चढ़ जाते हैं। वो कर्जे उतारने के लिए टैक्स लगाने पड़ते हैं, टैक्स से महंगाई होती है, महंगाई से गुर्बत होती है। दूसरा, जब वो डॉलर बाहर भेजते हैं, रुपए पे प्रेशर पड़ता है, जब रुपया गिरता है, बाहर से सारी चीजें फिर महंगी हो जाती है। तो ये जो मेरी स्ट्रगल है, इसका मकसद क्या था? क्योंकि मैंने तो दुनिया में देखा हुआ था, जो अमीर मुल्क स्विट्जरलैंड जो मैंने देखे हैं, उन सारों के अंदर कानून की बालादस्ती का मतलब ताकतवर कानून के नीचे है। हमारे मुल्क में आपने तमाशा देखा, जनरल मुशर्रफ, इतनी ताकत उसके पास, फौज उसके नीचे, अदलिया उसके नीचे, ऑपोजिशन वो नहीं। उसने प्रेशर में आके इन दोनों पार्टीज को एनआरओ दे दिया। वो एनआरओ की वजह से आज जब हमारी हुकूमत आई है, जितना हम टैक्स का पैसा इकट्ठा करते हैं, आधा चला जाता है उनके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे। हमने तो अपना बजट बैलेंस कर दिया, हमने तो खर्चे और आमदनी को बैलेंस कर दिया, लेकिन जो कर्जों की किस्तें देनी पड़ती है, वो हमारे पर बोझ बढ़ा हुआ। ये सारी गरीब मुल्कों की यही स्टोरी है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको पता चले कि इस मुल्क, हम एक गरीब मुल्क नहीं है। अल्लाह ने इसको सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन कोई दुनिया का मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जिसके ऊपर बैठे हुए ताकतवर उस मुल्क का पैसा निकाल रहे हुआ है। कोई मुल्क नहीं चल सकता। अब वापस आ जाए सेनेट पे। ये क्यों सेनेट का इलेक्शन इंपॉर्टेंट था? इन्होंने क्यों इतना ज्यादा जोर लगाया? पता होते हुए कि पैसा चलना है सीक्रेट बैलेट पे, ये क्यों सब इकट्ठे होके इन्होंने कोशिश, ये पूरा ये जो ड्रामा किया है? अगर ओपन बैलेट हो जाती, तहरीक इंसाफ को तो हमें इतनी सीटें मिली थी जितनी मिली है सेनेट में। हमें, हमारा तो ये जो कह रहे हैं ना कि बहुत बड़ा कोई मार्का मार लिया, हमें तो उतनी सीटें मिल गई, हम तो सबसे बड़ी पार्टी बन गए सेनेट में। लेकिन इन्होंने जो सारा ड्रामा किया है, वो 1% की सीट के ऊपर, और सारा जो पैसा लगाया है, जो यूसुफ रजा गिलानी का पैसे बांट रहा था, शाम को लोगों की जमीन खरीद रहा था, और वो जो मैंने जो अपने एमएलए से जब मीटिंग की, हमारी ख्वातीन ने हमें बताया कि हमें कॉल करके ऑफर मिल रही थी। कोई हमारी पुरानी पीटीआई की, वो कॉल करके कह रही थी 2 करोड़ से गोली लग रही थी। अब मैं इलेक्शन कमीशन से थोड़ा बात करना चाहता हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि खुफिया बैलेट होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, कोई आईन इजाजत देता है चोरी करने की, रिश्वत देने की? कोई आईन इजाजत देता है जो 30 साल से हो रहा है? फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की कि हम मसलन आज पता चलाना चाहते हैं कि हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। मुझे बताइए कौन सी जमहूरियत है जिधर पैसे दे के कोई सेनेट बनता है? ये जमहूरियत है? जमहूरियत का तो मतलब होता है इलेक्शन से लोग ऊपर आते हैं, कि पैसे दे के ऊपर आने का ये जमहूरियत है। दूसरा मुझे बताएं कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारा एक नौजवान आबादी है, हम क्या उनके लिए मिसाल सेट कर रहे हैं? सारे मुल्क के सामने पैसे चल रहे हैं, वो वीडियो चल रही है पैसे की। उससे पहले
उससे पहले वीडियो चली जो 2018 के इलेक्शन में कि जनाब वो एमपीज करोड़ रुपया ऐसे ऐसे करके बैग पे डाल रहे हैं। कुछ कोशिश की, क्या आपको ये नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की? सारी एजेंसीज आपके नीचे हैं, सबके सामने ये तमाशा हुआ। मुझे ये बताएं कि जब एक मुल्क की लीडरशिप, ये लीडरशिप है सेनेट की, जब ये रिश्वत देगी और रिश्वत लेगी तो आप क्या कहेंगे कि पटवारी और थानेदार वो ठीक हो जाएगा? क्या आप कहेंगे बाकी लोग ठीक हो जाए लेकिन लीडरशिप चोरी रिश्वत है? एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। जब ऊपर आप करप्शन की इजाजत दे रहे हैं और आपके सामने हुई है और आपको पता तो वो नहीं है। मैं कहता क्या, मैंने इलेक्शन से पहले कहा कि रेट्स लग रहे हैं लोगों के, बोलियां लग रही हैं। आपको मौका जब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? पूरी तरह एक मौका दिया मुल्क की जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए। इससे क्या हुआ? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आज क्या हमारी जमहूरियत ऊपर गई है नीचे गई है? जो आपने मुल्क की मोरालिटी, इखलाकियात को नुकसान पहुंचाया कि ये जो ओपन हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या इससे फर्क हो? मुझे बताएं। ये बड़ी अजीम ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, इस्लामी फलाई रियासत। ये इलामा इकबाल ने कहा था मिसाल बनेगी मुसलमान दुनिया के लिए। मुझे बताएं, ये अपने नौजवानों को क्या बताएंगे? ये सारे मुल्क के सामने, और ये कितना पैसा चला है, ये अभी तो किसी, ये तो सामने आ गया ना आपका वीडियो। आपको ये नहीं अंदाजा कि कितना पैसा चला है सिलेक्शन के अंदर, किस तरह लोगों ने अपने जमीन बेचे हैं पैसा बनाने के लिए, किस तरह हमारी पॉलिटिक्स को करप्ट किया गया है। जो करोड़ रुपया खर्च करके सेनेटर बनेगा वो हातिम ताई है, वो आके मुल्क की खिदमत करेगा, वो ये पैसा किधर से रिकवर करेगा? फिर कहते हैं जी कि देखिए जी करप्शन बड़ी बढ़ गई है मुल्क में। कभी कानून से भी कोई करप्शन खत्म हुई है? मुझे बताएं, कभी कोई कानून बना के या लॉ एनफोर्समेंट से करप्शन खत्म हो सकती है? करप्शन एक माशरा खत्म करता है, एक कौम मिलकर करप्शन खत्म करती है। जब एक कौम एक मैसेज देती है कि जो करप्शन करेगा, रिश्वत देगा, वो हमारे में से नहीं है, उसको लोग शादियां नहीं करवाएंगे उन घरों में, उनको वोट पार्टीज पे नहीं बुलाएंगे। यहाँ करप्ट लोगों को आप मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ, हमारे वो मीडिया के लोग, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, बड़े बड़े साहब अदालत में जाते हैं, अदालत में जाके कहते हैं कि जो नवाज शरीफ को तकरीर करने की मौका देना चाहिए, वो नेल्सन मंडेला तकरीर करेगा, उनको पता नहीं क्या फायदा होगा। एक आदमी सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट, एक मुजरिम झूठ बोल के मुल्क से भागा हुआ, जिसके ऊपर अरबों अरबों रुपए की चोरी, उसके बेटों के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं लंदन। मुल्क से क्यों भागे हुए? हम 45 सिटीजन हैं, वो तो जी बकिंघम पैलेस में पैदा हुए थे ना, किधर से पैसा आया उनके पास? ये यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर बैठे हुए हैं, वो बाहर बैठा हुआ है, उसका मुंशी जो दामाद है वो बाहर बैठा हुआ है, उनके बच्चे बाहर बैठे, सारे अरबोपति हैं, कोई जवाब। और यहाँ हमारे साहब ही कह रहे हैं कि उसे तकरीर करने का मौका दे, वो कोई जेल से निकलता है अरबों रुपए की करप्शन के साथ, वो जाके फूल फेंक रहे हैं लोग उसके ऊपर। मुझे ये बताएं कैसे करप्शन खत्म होगी? जब आप माशरा, जब इन करप्ट लोगों को एक्सेप्टेबल कर देगा, ये खुले आम, जब यूसुफ रजा गिलानी ये जब बनेगा सेनेटर और वो पैसे चला के, और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे कि वो जी जमहूरियत बड़ी आ गई, ये सिर्फ मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हमें फिक्र है अपने आने वाले बच्चों की, अपनी जनरेशन की, अपनी नस्लों की, कि क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे होंगे? मैं अपनी सारी कौम से पूछता हूं कि अगर आप इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो बड़े बड़े डाकुओं की, इमरान खान की अकेले की जिम्मेदारी लगी हुई है कि इनके पीछे पड़ा रहे, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। सिंगापुर के अंदर जब एक वजीर ने चोरी की, करप्शन की, ली कुआन यू जो उनके प्राइम मिनिस्टर का सबसे करीबी था, उसने जब उसको सजा
اس نے خودکشی کر لی کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے میں اپنی جگہ ختم ہو گئی ہے. اس کو معاشرے میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, بوٹ نہیں پھینکیں گے کہ نیب سے باہر آنے جی بوٹ پھینک رہے ہیں. کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہے. میرے پاکستانیوں دیکھیں, یہ آپ کے اوپر ہے. کیا آپ اپنے ملک کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آج اس لیے یہاں ہیں کہ ہم نے چوری ایکسپٹ کی, چوروں کو ایکسپٹ کیا. ہم نے ان لوگوں کو جب پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کا پیسہ چوری, میرا تو نہیں پیسہ چوری ہوا, یہ جو پیسہ باہر گیا یہ میرا تو پیسہ نہیں باہر گیا, یہ ہمارا پیسہ باہر گیا ہے. یہ کانٹریکٹ کے اوپر پیسہ بناتے ہیں, ہر چیز کے اوپر. سڑک جو بنی ہوتی ہے 1 ارب روپے میں, وہ بناتے ہیں 1.5 ارب روپے میں, باقی پیسہ ان کی جیب میں. اور وہ سارا آپ ساری قوم جو ہمارے پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں, پیچھے تو جائیے قرضے چڑھے کیسے ہیں؟ کون سی قوم آگے بڑھ سکتی ہے؟ وہ ایک مجھے قوم بتائیں, ایک ملک بتائیں, ایک مجھے ملک بتائیں جس کے پرائم منسٹر اور وزیر چوری کر رہے ہوں اور وہ ملک ترقی کر رہا اور خوشحالی ہو. ایک ملک مجھے بتا دیں. اور جو ملک سزا اور جزا نہیں کرتا, طاقتور کو سزا نہیں دیتا, وہ طاقتور جو مرضی کرے, وہ بچا اچھا وہ بدقسمتی سے ان کو وی آئی پیز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیلوں میں بھی وہ وی آئی پی ہیں. انہوں نے اربوں کی چوری کی ہے, وہ بیچارہ غریب آدمی نے کوئی کسی کی بھینس اٹھا لی کچھ, وہ اس کا حال دیکھے اور وی آئی پیز کا حال دیکھے. قوم کرپشن سے لڑتی ہے, قانون اکیلا کرپشن نہیں ختم کر سکتا. یہ جو آپ نے ڈرامہ دیکھا آپ کے سامنے جو ہوا ہے, ساری قوم نے دیکھا ہے کہ پیسے دے کے ایک وزیر جیت گیا اور بڑی تالیاں بجے جی, بہت بڑا زبردست کام کیا اس نے. اس کا ماضی اٹھا کے دیکھیں, $60 ملین کا پاکستان کا پیسہ پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں. آصف زرداری تو کہہ ہی نہیں سکتا تھا میرا, کیونکہ اس نے تو کوئی ڈکلیئر ہی نہیں کیا, چوری کا پیسہ تھا. سپریم کورٹ اسے کہہ رہا ہے کہ لیٹر لکھو کہ پاکستان کا پیسہ سوئٹزرلینڈ کو واپس دیں. لیٹر نہیں لکھا. وفاداری جی, میں جی بڑا وفادار ہوں. کس سے؟ کسی انسان سے وفادار ہوں. پاکستان کا پیسہ سوچے 8-9 ارب روپیہ پاکستان کا باہر پڑا ہوا آ جاتا, ہم اسے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اسکول بنا سکتے ہیں, لوگ اسپتال, 100 چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس نے وہ تو یہ اس کی سب سے بڑی, اس پہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے. آج بڑے زور و شور سے جی سینیٹر بن گیا جی, بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. اب میں آخر میں اپنی آپ سے آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں, یہ ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے, اور میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے, میں آپ کو این آر او دے دیتا ہوں, یعنی آپ کی جتنے کیسز میں آپ کو ختم کر دیتا ہوں. میں پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں, اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں, کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے, کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا, یہ آپ کا ڈیموکریٹک, میں اپنے سارے ممبرس کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ دیں, میں آپ کی عزت کروں گا, ٹھیک ہے, میں ظاہر ہوں اتنا قابل نہیں ہوں, آرام سے ہاتھ کھڑے کریں, کہ نہیں ہے میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا, اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. لیکن خفیہ تو آپ ہاں جی ہم آپ کے لیے ووٹ کریں گے, پیسے لے کے کسی اور کو ووٹ کریں, آپ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں. خوف خدا ہونا چاہیے آپ کو, اوپر والا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, ہمیشہ فکر کیا کریں اپنی آخرت کی. تو میں کانفیڈنس لوں گا جا کے اپنی اسمبلی سے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ اب میں ذرا مخاطب ہوں, یہ جو سارے پی ڈی ایم کے جتنے یہ بڑے بڑے جو ان کے جو یہ جو بڑے بڑے کیا ہے یہ جو بھی ہے, آپ سب کو میرا ایک پیغام ہے, دیکھیں مجھے اگر پاور ملی جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں نے کوئی فیکٹری بنائی ہے, میں نے اپنے رشتہ داروں کو کئی بڑے بڑے عہدے دیے, میں کوئی باہر جا کے
कि हम पैसे निकाल के तो बड़े बड़े कोई मेफेयर में मैंने कोई बड़े बड़े घर ले लिए। मैं तो अपने घर पर रहता हूँ। स्वाय हुकूमत का मेरे ऊपर पैसा, एक ट्रैवल पे और एक सिक्योरिटी, उसके अलावा सारे खर्चे मैं अपने बर्दाश्त करता हूँ। सारे मेरे ट्रैवल देके जब मैं बाहर गया हूँ 10-10 गुना कम पैसा खर्च किया मैंने ट्रैवल में, क्योंकि मुझे ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे खौफ खुदा है, मेरे मुल्क में भूख है, मुश्किल वक्त से मुल्क गुजर रहा है, मैं अपने मुल्क का पैसा बचाता हूँ। मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इक़्तिदार में ना हूँ, कोई मेरी जिंदगी में नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं, चाहे असेंबली से भी बाहर हूं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अगर बाहर भी हो जाऊं, मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। ये जो कौम है, ये अपना जब मुल्क का पैसा चोरी होता है उसको बचाने के लिए निकलेगी, चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती जो आपने जितनी कोशिश कर ली है। मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी में। मुल्क के लिए जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए अपने मुल्क के अंदर ये लोग जो कि मैं इनको मुल्क के गद्दार कहता हूं, जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं, मैं इनका मुकाबला करता रहूंगा। और मेरा ये ईमान है कि अल्लाह इस मुल्क को बड़ा अच्छा वक्त दिखाने वाला है। मुझे ये मेरा ईमान है कि ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा, और ये बनेगा ही तब जब ये सारे बड़े बड़े डाकू जेलों में होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।